नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल, आज से एक्चुअली यहां पर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाती है। सितंबर में 3 त्यौहार हैं और शादियों का सीजन बहुत दूर नहीं है। और जिस तरह से हमने सोने के भावों में उठापटक आते हुए देखी है, आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से प्राइसेस ने यहाँ पर बिहेव किया है पिछले कुछ सालों में। अगर आपने पिछले रक्षाबंधन में यहाँ पर सोना खरीदा था या चांदी ली थी, तो वहां से हमने भावों में एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। ऑफकोर्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक हफ्ते के लोज पर कारोबार है, कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन ये हमारा चार्ट है सोने के लिहाज से, जहां पर लगातार हर रक्षाबंधन आपने सिर्फ तेजी ही आते हुए देखी है। तो जैसे मैंने कहा, अगर पिछले रक्षाबंधन में आपने सोना खरीदा था तो आपने 1,04,000 में लिया था, जो अब 1,60,000 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो लगातार वो तेजी यहां पर सोने के प्राइसेस में बनती हुई दिखी है। काफी हद तक यही हाल हमने चांदी में भी आता हुआ देखा है, क्योंकि चांदी के भाव पिछले साल में इसी समय में 1,21,000 के आसपास थे, जो अब बढ़कर 2,40,000 हो चुके हैं। इस साल में हमने 4,22,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। तो एक बहुत जोरदार तेजी पिछले 3 सालों में लगातार हमने चांदी के प्राइसेस में भी बनते हुए देखी है। इसी को आगे ले जाते हैं और यूनिक चेन्स के एंड जूल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संयम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह की तेजी है पिछले 2-3 सालों में सोने और चांदी दोनों में काफी जोरदार रही है। सोने चांदी से खरीदारी शुरू हो जाती है यहाँ पर रक्षाबंधन से ही। किस तरह से आप एज ऑफ नाउ सबसे पहले तो प्राइसेस देखते हैं? नमस्ते मनीषा जी, मुझे सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देखिए, सोने का जो भाव है 4,575 के आसपास डॉलर अभी दिख रहा है, 1,58,000 के करीब है। आप देखेंगे कि जो पहले जो रेट्स थे $4,625 के आसपास, उस टाइम भी 1,60,000 1,61,000 के आसपास के रेट्स थे। लेकिन जो ये अफवाह आई है कि ड्यूटी कम होगी, ये सोच से वही डॉलर और कॉमेक्स के रेट्स और रुपये के सेम होने के बावजूद 2 से ढाई लाख रुपया सोना घट गया है। तो मुझे लगता है कि ये टेम्पररी फेज है। मुझे नहीं लग रहा है कि जो ड्यूटी के अंदर जो चेंजेस की सोच भी या मार्केट के अंदर जो अफवाह फैल रही है, वो उसके वजह से कोई इफेक्ट आएगा, क्योंकि डॉलर के जो ऑयल के रेट्स है वो नहीं घटे। यूएस ईरान के अंदर भी टेंशन अभी भी बरकरार है। मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम के अंदर ड्यूटी के अंदर अभी शॉर्ट पीरियड के अंदर कोई चेंजेस आएंगे। तो रेट्स जो है वो स्टेबल रहेंगे। जो आज शाम की केविन वॉच की फेड चेयरमैन की जो स्पीच है, उसके अंदर सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बात करेंगे, यूएस का इन्फ्लेशन के ऊपर बात होगी, जो ट्रेजरी जो है यूएस का और फेड का जो कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात होगी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर टेम्पररी एक छोटा सा इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर 2-3 महीने के अंदर मुझे तो लग रहा है कि सोने का भाव $5,000 यानी कि 180-185 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अभी जो बाइंग मार्केट के अंदर बहुत टाइम से रुकी हुई थी, वो वापस शुरू हो गई है, क्योंकि सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे सोने का भाव जो है वो बढ़ेगा। और उस हिसाब से रक्षाबंधन के पहले भी जो रिटेल शोरूम्स के अंदर अच्छी बाइंग हुई है, और अभी से मुझे लगता है दिवाली तक भी वॉल्यूम वाइज अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर बरकरार रहेगी। लाइट वेट ज्वेलरी के 14 कैरेट के अंदर और 22 कैरेट के अंदर में भी लाइट वेट ज्वेलरी अच्छी बिकेगी। सेम जैसे हमने बात की कि रक्षाबंधन से शुरुआत हो जाती है और अगले हफ्ते अगले महीने बेसिकली यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी है, फिर गणपति है, और उसके बाद तो फिर पूरा यहाँ पर त्योहारों की बात हो जाती है। किस त्योहार पे ज्यादा सोने चांदी की खरीदारी हम बनता हुआ देखते हैं और किस तरह की खरीदारी माना जा रहा है? माफ कीजिए, रक्षाबंधन में शायद स्मॉल चेन्स हैं या गिफ्टिंग आर्टिकल्स होता होगा, आगे जाके आपको लगता है ये टिकट साइज बढ़ता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो रक्षाबंधन के टाइम पर जो चेन्स बिक रही हैं, ब्रासलेट्स जो आते हैं पतले पतले, वो बिकते हैं। लाइट वेट रोज गोल्ड की 8 ग्राम 6 ग्राम की पेंडेंट सेट्स बिकते हैं। तो मुझे इयररिंग्स बिकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे समय निकलता है, ईस्ट के अंदर भी आज कुछ त्योहार आते हैं, जो पूजा आती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। दसरा आएगा, धनतेरस की तैयारी चालू हो जाएगी। उसके 20 दिन 1 महीने पहले लोग अपनी बुकिंग करना चालू कर देते हैं, रेट्स की बुकिंग चालू कर देते हैं। जो सेट्स आते हैं 40-45 ग्राम्स तक बिकने चालू हो जाते हैं। लॉन्ग सेट 60-65 ग्राम्स तक बिकने चालू हो जाते हैं। जो कुंदन जड़ाऊ का माल अच्छा बिकना चालू हो जाता है। जो शादी की तैयारी जिनके भी लोगों की आगे 6 महीने है, उनकी भी बाइंग अभी से शुरू हो जाती है। हैवी सेट्स जो 150 ग्राम से 300 ग्राम के बीच के हैं, वो ब्राइडल सेट्स या जिसके शादी की जो परिवार होते हैं, शादी की जो फैमिलीज होती हैं, वो ज्यादा खरीदती है ये टाइम के ऊपर। और मुझे लगता है कि आपने बहुत सालों में देखा है कि जो अगस्त से लेके नवंबर का जो महीना है, उसके टाइम पर मेजर तेजी पूरे साल के अंदर आती है। तो ये तेजी का जो फायदा है कस्टमर के माइंड में बैठ गया है कि अगर ज्वेलरी पहनने के अंदर भी उसकी सोच अच्छी बनेगी, उसके साथ साथ में तेजी भी अच्छी तरह से
मिलेगी हमें यूज करने के लिए और प्रॉफिट टेकिंग के लिए, तो ये टाइम अच्छा रहता है बाइंग का, और हैवी ज्वेलरी धीरे धीरे दिवाली तक और बिकना चालू हो जाती है। सैम, जैसे आपने कहा कि अभी 6-8 ग्राम की बाइंग है जिस तरह की रक्षाबंधन की रहती है, आगे 40-45 और फिर 150-300 ग्राम तक के यहाँ पर सेट जाते हैं, तो क्लियरली जिस तरह का ओकेजन है उस तरह की यहाँ पर बाइंग है। वॉक-इन्स या गिफ्टिंग का एज ऑफ नाउ टिकट साइज क्या है, आप कहेंगे 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक जैसा है ये? 20,000 टू 35,000 की रेंज में ज्वेलरी आराम से सेल हो रही है गिफ्टिंग के अंदर। आज आप देखेंगे 9 ग्राम की, अगर 9 कैरेट की अगर चेन हुई, चाहे वो 10 ग्राम की भी चेन होगी, तो उसकी जो वेट रेंज है या उसका जो वैल्यू साइज है वो काफी लॉजिकल है। 5 ग्राम के अंदर भी 9 कैरेट की जनरेशन नेक्स्ट के लिए, जेनजी के लिए आप देख रहे हैं कि जो चेन्स है, इयररिंग्स है, झुमकियां है, वो अच्छी बिक रही हैं। तो जिसके अंदर आज अगर आप 1,60,000 या 55,000 का जो भाव पकड़े हम, तो उसके अंदर अगर 50% पकड़ेंगे, 9 कैरेट का 75,000 हुआ या 35,000 हुआ 9 कैरेट के अंदर, तो वो ज्वेलरी काफी अफोर्डेबल हो गई है। दूसरी चीज को अगर दें, उसके सामने सोने का कोई प्रोडक्ट देंगे तो गिफ्टिंग के अंदर और अच्छा और बेहतर लगता है। तो गिफ्टिंग की भी मार्केट काफी ज्वेलरी के अंदर वो बेटर हो गई है, और आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है जैसे ये लाइट वेट ज्वेलरी 9 और 14 कैरेट के अंदर आ गई है, तो ये 20,000 टू 35,000 की जो रेंज है उसके अंदर गिफ्टिंग बढ़ गई है। और पिछली एग्जीबिशंस में भी हमने देखा कि उसके अंदर हमारे स्टोर्स के अंदर बहुत अच्छी सेल्स हुई, और आने वाले टाइम के अंदर भी मुझे लग रहा है कि ये वेट रेंज जो है 4 टू 10 ग्राम्स की 9, 14, 18 कैरेट के अंदर उसकी सेल बढ़ते जाएगी। Oh, I get your point, absolutely same कि शायद गिफ्टिंग में हम यहाँ पर वेटेजेस कम होता हुआ देखेंगे, लेकिन कैरेटेजेस कितना कम होगा ये ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा। जस्ट टू टेल यू, मैं अपनी बेटी को यहाँ पर बोल रही थी कि 14-18 में कुछ लेते हैं, 9 में भी है, बट शी वांटेड इट इन 22, सो आई थिंक जेनजी को भी पता है कि कौन सी कैरेटेज में यहाँ पे जाना है। वेट कम हो सकता है लेकिन कैरेटेज नहीं हो सकती। आई थिंक वो अभी भी यहाँ पर एक माइंडसेट है। डिफरेंट सिटीज थिंक डिफरेंटली। All right, that point is well taken. सयम as always, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी लौटती हुई नजर आई है, और ग्रामेजेस में ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा प्ले है, लेकिन एक बात, चाहे वो वॉल स्ट्रीट बैंक्स हो, इंडियन इंडस्ट्री है या ज्वेलरी इंडस्ट्री है, सबका मानना है कि सोने के प्राइसेस यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। $5,000 पर आउंस सयम को भी लगता है कि प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ अब अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के रविंद्र राव है। रविंद्र नमस्कार, आपको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं सोने चांदी के प्राइसेस, और अगर किसी ने इस रक्षाबंधन में लिया तो अगले रक्षाबंधन तक किस तरह का रिटर्न है? नमस्कार मनीषा जी, आपको और सारे सीएनबीसी टीम को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही पॉजिटिवनेस बना रहेगा। आई थिंक जो सिनेरियो बन रहा है, सीएम जी ने आई थिंक ऑलरेडी ही हैज स्पोकन लॉट ऑफ फंडामेंटल्स आल्सो, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। बट मेरे हिसाब से जो अभी जो मेजर फैक्टर चल रहा है वो डॉलर डिबेसमेंट का चल रहा है। जो क्रूड ऑयल का सिनेरियो चल रहा था, आई थिंक दैट हैज स्लाइटली शिफ्टेड टू डॉलर मूव्स। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेजरी की बाईबैक की न्यूज आई थी पिछले दिनों में, आई थिंक उसके बाद गोल्ड में एक काफी स्विफ्ट अपमूव हमने देखा है, एंड आई थिंक दिस विल कीप कंटिन्यूइंग। आज जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चीफ का स्टेटमेंट है, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक इट विल बी अ नॉन इवेंट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो उनका मीटिंग है, एफओएमसी मीटिंग है, उसमें उन्होंने बताया कि दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक मच अबाउट द फॉरवर्ड गाइडेंस। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सितंबर या फिर नेक्स्ट दिसंबर मीटिंग का के इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो कुछ बात करेंगे। बट यस, इन्फ्लेशन का जो चाल है, आई थिंक उसके ऊपर बात होगी। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ में जो नॉन फॉर्म पेरोल्स और सीपीआई डेटा आएगा, जिसके बाद फेड मीटिंग होगी, मुझे लगता है कि तब तक के लिए गोल्ड सिल्वर दोनों ही सपोर्टेड रहने चाहिए। आज जब तक कि जैक्सन होल सिंपोजियम का मीटिंग उनका स्टेटमेंट खत्म नहीं होता, आई थिंक तभी तक थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है मार्केट। अगर स्पेसिफिक प्राइस एक्शन बात करें तो स्पॉट गोल्ड में आई थिंक 4,520 4,530 इज अ वेरी गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। मुझे लगता है कि फिर से एक बार हम 4,700 से 4,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 1,56,000 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। आई थिंक दैट इज अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। सिल्वर में एक खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में अगर हम देखें तो लास्ट 2 हफ्ते से एक रेंज कंप्रेशन बन रहा है, और ऊपर में 70 और नीचे में अराउंड 66.5 टू बी स्पेसिफिक डॉलर का एक रेंज है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज अपसाइड ब्रेकआउट ही आएगा, द बायस इज ऑन द अपसाइड। बट आई थिंक हो सकता है कि आज जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद या फिर कल इसमें नेक्स्ट वीक में इसमें मूवमेंट आए। तो मुझे लगता है कि अपसाइड ब्रेकआउट आएगा, और सिल्वर में मैं बहुत ही जल्द 75 से $77 तक के लेवल्स देख रहा हूँ। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 1,32,000 सॉरी 2,32,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट नाउ।
जब तक वो ब्रीच नहीं होता आई थिंक इट इज सपोर्टेड, और फिर से हम इसमें 2,50,000 से 2,52,000 तक का लेवल देख सकते हैं। कॉपर और जिंक में आपकी क्या राय है, क्योंकि कॉपर ने इस हफ्ते में ऑल टाइम हाई बनाया है और जिंक 4 साल के हाईज पर है। अगर कॉपर में मेरे हिसाब से थोड़ा सप्लाई टाइटनेस की वजह से मुझे लगता है कि और अपसाइड बाकी है इसमें। 1420 तक के लेवल्स पॉसिबल है एमसीएक्स पे। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में जिंक एक ऐसा कमोडिटी है जो कि काफी रेजिलिएंट लग रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ से 425 से 430 तक के लेवल भी पॉसिबल है, बट थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर थोड़ा सा डिप आता है तो वी कैन गो फॉर अ बाय। बट दोनों ही एक्सेप्ट एल्यूमिनियम, आई थिंक कॉपर और जिंक दोनों ही एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में लग रहे हैं। बट थोड़ा सा कॉशियस रहिए क्योंकि काफी ओवरस्ट्रेच है मार्केट। बट द बॉटम लाइन इज दैट बोथ आर गोइंग टू गो अप। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स है या फिर बेस मेटल्स है, दोनों जगह बनती हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन डिप्स पे खरीदारी करें, ये राय ऑफ कोर्स रविंद्र राव की तरफ से। रविंद्र, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, आपका स्वागत है बॉन्ड स्ट्रीट में। और हमारे साथ अब स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं दिनेश कुमार खारा, जो कि चेयरपर्सन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी सेबी से। मिस्टर खारा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कमेटी के फंक्शंस क्या हैं, और एज ऑफ नाउ जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं, क्या ऑन टेबल है, क्या प्रायोरिटी पर है? धन्यवाद। सबसे पहले आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जहाँ तक कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी का एक दायित्व है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कैसे जो है मार्केट में इसका पेनिट्रेशन और डीप किया जाए, और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे लेकर आया जाए, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी का। जब हम देखते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, तो इसमें एक तो क्रेडिट रिस्क है, उसमें लिक्विडिटी रिस्क है, उसमें टेनर रिस्क है। तो इन सब रिस्क को समझने के लिए हमें जो इंटरमीडियरी है उसको उसकी बहुत आवश्यकता है, और उस इंटरमीडियरी को ये फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को ये बात बतला सके। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के लिए एक चैनल जो है उसको जो है सुदृढ़ बनाया जाए। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं जो कि AA कैटेगरी से नीचे हैं, उसमें कैसे उनकी लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जाए, और उसके लिए कुछ काम किया जा रहा है। जैसे कि सोचा जा रहा है कि क्या इनके इसमें क्रेडिट एनहांसमेंट हो सकता है, क्रेडिट एनहांसमेंट करके इसका जो है एक्सेप्टेबिलिटी इम्प्रूव की जा सकती है। और मार्केट मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाय एंड सेल दोनों ही कोट दिए जाएं। तो वो उसके लिए क्या एक नई संस्था की आवश्यकता है जिसको कि बॉन्ड हाउस कहा जा सके, और चूँकि बाय एंड सेल का जो बिट का जो डिफरेंस होता है वो भी डिपेंड करता है कि उनको वेयर हाउस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तो इसीलिए जो है उस एंटिटी को जो है फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया जाए, जिससे कि जो है उनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम हो सके, और बाय एंड सेल जो कि मार्केट मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें जो है उनकी एक कैपेसिटी इंप्रूव की जा सके। आप दोनों ही चेयर्स पे यहाँ पर बैठ चुके हैं, आपने बाजार को दोनों तरफ से यहाँ पर देखा है, एज अ लार्जेस्ट लेंडर और अब रेगुलेटर्स एडवाइजर एज वेल। किस तरह से आप इस बाजार को देखते हैं? आपको क्या लगता है एक पॉलिसी मेकर टिपिकली क्या मिस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि जब हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा था मैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो मेरा सोचने का ढंग ये था कि बॉन्ड में जो है यील्ड क्या है, और मैं सिर्फ अपने यील्ड तक ही फोकस रहता था, जिससे कि हमेशा सोचने में यही मैं देखता था कि हम अपने पोर्टफोलियो की कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो में पैसा लगाकर, क्योंकि हम लोग यहाँ तक क्रेडिट रिस्क का सवाल है वो तो हम समझते हैं अच्छे से, और लिक्विडिटी की जनरली 5 साल के लिए बॉन्ड होता है, तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा विशेष चिंता का विषय नहीं था। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर को देखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को लिक्विडिटी की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर उसका कॉन्फिडेंस इंस्ट्रूमेंट में तभी आता है जब उसको लिक्विडिटी दिखाई दे, और अगर लिक्विडिटी नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो एज ए रेगुलेटरी एडवाइजरी कमेटी में मैं ये समझता हूँ कि हमारा फोकस इंस्ट्रूमेंट से हटकर एक तो इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट है, और इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से कारगर किया जा सकता है,
वो एक उद्देश्य रहता है। और इसलिए जो है इसीलिए सोचने का ढंग ये भी है कि और इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट में और नीचे की कैटेगरी जो कि लोअर रेटिंग है उसको कैसे जो है एक्सेप्टेबल बनाया जाए, उसकी मार्केटेबिलिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, और साथ ही साथ और क्या नई ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जो कि उसको क्रेडिट एनहांसमेंट कर सके, जिससे कि क्रेडिट रिस्क एड्रेस हो सके, लिक्विडिटी रिस्क एड्रेस हो सके। तो उस तरह के सभी रिस्क को कैसे एड्रेस किया जा सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू, वो सब भी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो है हम देखते हैं। जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक, जैसे आपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी और किस तरह से भारत को अगले 20-25 सालों में यहाँ पर फंड लगने वाला है, एंड बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, रिटेल को इसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिलना चाहिए। तो वो क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है ताकि रिटेल इससे वंचित ना रह जाए? मेरा ये मानना है कि जो चेंज करने की आवश्यकता है वो एसेंशियली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस भी आगे आ पाएंगी और रिटेल इन्वेस्टर भी आगे आ पाएंगे, और उस लिक्विडिटी को प्रोवाइड करने के लिए बाकी सब चीज़ें क्रेडिट अनाउंसमेंट वगैरह वो सब सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे इवेंचुअली। ओबीपीज की अगर बात की जाए तो अब ऑलमोस्ट 40 हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं, और हमने ये बाजार काफ़ी खुलता हुआ भी देखा है। यहाँ से अब इस मार्केट को डीपन करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? मेरा ये मानना है कि ओबीपीज का बहुत बड़ा दायित्व है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो अपने जो निवेशक हैं उनको सारे रिस्क के विषय में विस्तृत रूप से बतलाएं, और विस्तृत रूप से बतलाने के बाद उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है उस विषय में भी बतलाएं। और उसके चलते ओबीपी के चलते एक चीज़ अवश्य हो गई है कि जहाँ तक कस्टमर की कन्वीनियंस का सवाल है, कस्टमर को बॉन्ड खरीदना है तो उसके लिए उसको परेशानी नहीं है जी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो है उसका टिकट साइज़ भी कम कर दिया गया है। इंटेंशन यही है कि अगर उनका एक्सपीरियंस जो है फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ तक कि बॉन्ड परचेस करने का सवाल है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि इक्विटी आप जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, उसी तरह से इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसको परचेस करने से पहले आपको जो एसेंशियल क्रिटिकल फैक्टर्स जो ध्यान में रखने हैं उनको ओबीपी को बतलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से निवेशक जो है हमेशा के लिए कमिटेड रहेगा मार्केट में। अगर उन रिस्क को नहीं बतलाया जाएगा और उसके साथ धोखाधड़ी हो गई तो आगे से आएगा ही नहीं। Correct. तो इसलिए जो है बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओबीपी के पास। रिटेल की बात की जाए और जैसे आपने कहा 10,000 रुपए से अब यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, एंट्री ईजी हो गई है, लेकिन एग्जिट के लिए सामने अभी भी इंस्टीट्यूशन चाहिए। आपको लगता है कि एक सर्कल सा बनता जा रहा है कि कौन पहले कितना? मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करने के लिए सेबी इस विषय में बाध्य है और इसके ऊपर काम कर भी रहा है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें भी कुछ काम आपको दिखाई देगा। मिस्टर खारा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.